सावरकर का नाम सुनते ही दो चीजें ध्यान में आती हैं। एक तरफ उनकी असीम देशभक्ति और दूसरी तरफ उनके जीवन से जुड़े विवाद। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में भगूर गांव में विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और विद्रोही स्वभाव के थे। शिक्षा के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता के विचारों को आत्मसात किया। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में पढ़ाई करते हुए वे बाल गंगाधर तिलक के विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। तिलक की स्वराज की अवधारणा ने सावरकर को यह विश्वास दिलाया कि स्वतंत्रता केवल संघर्ष से संभव है। पर सावरकर की गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया। 1910 में उन्हें भारत लाया गया और राजद्रोह के आरोप में काला पानी की सजा सुनाई गई। यह सजा उन्हें अंडमान की सेल्यूलर जेल में भेजने का मार्ग बना। लंदन में पढ़ाई के दौरान सावरकर ने इंडिया हाउस की स्थापना की। यह स्थान भारतीय क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया। यहीं उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर अपनी ऐतिहासिक पुस्तक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी। इस किताब ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। उन्होंने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम को सिर्फ विद्रोह के रूप में नहीं, बल्कि एक संगठित क्रांति के रूप में परिभाषित किया। इस दृष्टिकोण ने अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया, जिन्होंने इसे भारत की आजादी की दिशा में एक व्यापक और संगठित प्रयास के रूप में देखा। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी उनके विचारों से प्रभावित हुए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक संगठित और प्रभावी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने में मदद की। इसी दौरान सावरकर ने इतिहास का वह पन्ना रचा जिसे मार्सेई का ऐतिहासिक कूद कहा जाता है। साल 1910 सावरकर को ब्रिटिश जहाज एसएस मोरिया से भारत ले जाया जा रहा था। जहाज फ्रांस के मार्सेई बंदरगाह पर रुका। सावरकर ने मौका देखकर जहाज के बाथरूम की खिड़की से छलांग लगा दी। वे समुद्र के ठंडे पानी में कूद गए और तैरते हुए किनारे तक पहुंचे। उनका मकसद फ्रांस में शरण लेना था, लेकिन दुर्भाग्यवश फ्रांसीसी पुलिस ने उन्हें पकड़कर फिर से ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिया। यह घटना उनके साहस और स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक बन गई। सेल्यूलर जेल में सावरकर को अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्हें कठोर शारीरिक श्रम जैसे नारियल से तेल निकालने का काम दिया गया। इसके अलावा जेल में दी गई भोजन और सफाई की अत्यंत दयनीय स्थिति ने उनके स्वास्थ्य को प्रभावित किया। इन कष्टों के बावजूद उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी विचारधारा को जीवित रखा। जेल में उन्होंने कमला और सागर प्राण जैसी कविताएं लिखी, जो न केवल उनकी देशभक्ति बल्कि उनके अटूट मानसिक बल की भी प्रतीक हैं। सावरकर को उनके हिंदुत्व विचारधारा के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने इसे एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में परिभाषित किया, जो केवल धार्मिक सीमाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती थी। लेकिन उनकी विचारधारा पर कई सवाल उठे। कुछ लोग उन्हें सांप्रदायिक मानते हैं, तो कुछ उन्हें भारतीय संस्कृति का संरक्षक। सावरकर का जीवन विवादों से अछूता नहीं रहा। उनके खिलाफ सबसे बड़ा आरोप महात्मा गांधी की हत्या में उनकी संलिप्तता का था। नाथूराम गोडसे के साथ उनके संबंधों और हिंदू महासभा में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए। हालांकि अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। न्यायालय ने पाया कि गांधी जी की हत्या में सावरकर की प्रत्यक्ष भूमिका का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं था। लेकिन यह आरोप उनकी विरासत पर हमेशा एक विवादास्पद छाया डालता रहा। उन पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार से माफीनामे लिखे। उदाहरण के लिए सावरकर ने 1911 में अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजी सरकार के सामने दया याचिका प्रस्तुत की थी। यह याचिका एक प्रकार की माफी की अपील थी।
जिसमें उन्होंने अपने कृत्य के लिए खेद व्यक्त किया और यह आश्वासन दिया कि वे भविष्य में ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी दिखाएंगे और अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो वे अपने देश की सेवा अन्य तरीकों से करेंगे। सावरकर ने खुद बाद में यह स्वीकार किया कि यह याचिका एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा थी, क्योंकि उस समय वे एक व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सोच रहे थे। उन्होंने यह याचिका अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तुत की थी। इस याचिका के बाद सावरकर को 1911 में काला पानी जेल से स्थानांतरित कर दिया गया और उन्हें और कुछ अन्य क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया। हालांकि बाद में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और सशस्त्र क्रांति की बजाय भारतीय समाज की राजनीति और समाज के पुनर्निर्माण की दिशा में काम किया। उनके आलोचकों का मानना है कि यह कदम उनकी क्रांतिकारी विचारधारा के विपरीत था और इसे ब्रिटिश हुकूमत के आगे झुकने के रूप में देखा गया। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि ये याचिकाएं एक रणनीतिक प्रयास थीं, ताकि वे जेल से बाहर आकर देश की आजादी के लिए और अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकें। इन विवादों के बावजूद सावरकर के समर्थकों का मानना है कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अनगिनत बलिदान दिए और उनकी आलोचना केवल उनके विचारों को सीमित दृष्टिकोण से देखने का परिणाम है। स्वतंत्रता संग्राम के बाद सावरकर राजनीति से लगभग अलग हो गए, लेकिन उन्होंने अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से अपने विचारों को प्रचारित करना जारी रखा। सावरकर ने अपनी मृत्यु से 2 साल पहले 1964 में आत्महत्या या आत्मार्पण नाम का एक लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु के समर्थन को स्पष्ट किया था। उन्होंने अपने जीवन को स्वेच्छा से समाप्त करने का निर्णय लिया। इसे उन्होंने आत्मार्पण के रूप में परिभाषित किया, जिसमें उन्होंने भोजन और पानी का त्याग कर दिया। यह एक प्रकार की शांतिपूर्ण और आत्मनियंत्रित प्रक्रिया थी, जिसे उन्होंने अपनी अंतिम विदाई के रूप में चुना। सावरकर केवल क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक विद्वान, लेखक और सामाजिक सुधारक भी थे। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जातिवाद के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए। सावरकर की विरासत आज भी जीवित है। उनके समर्थक उन्हें भारत माता का वीर सपूत मानते हैं, जबकि उनके आलोचक उनके विचारों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन यह निर्विवाद है कि उन्होंने अपने जीवन को भारत की स्वतंत्रता और संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया।